कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए ना। तो पहला हम लोगों को दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों आती है ना। तो ये बोला एक प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, सत्य है क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, यहीं पे लिख देते हैं, संख्या होती है। क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या जो होती है ना उसके अंतर्गत सभी संख्याएं आती है ना, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। तो अपरिमेय जाहिर सी बात है उसमें आएगा। अगला प्रश्न हम लोगों को सेकंड नंबर दिया हुआ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या। तो हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर तो सभी वास्तविक संख्याओं को दिखाया जाता है ना। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं संख्या रेखा ना, बीच में 0 हो गया, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर और अनंत बहुत सारी संख्याएं रहेंगी और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इधर भी बहुत सारी संख्याएं रहेंगी ना। तो हमको दिखाना है कि क्या प्रत्येक संख्या को हम रूट यम करके सभी संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अगर हमको सभी धनात्मक संख्या ही रखना है, ठीक है, सभी बोला है कि सभी धनात्मक संख्या रखना है। प्राकृतिक संख्या जब हम किसी भी संख्या को, मान लीजिए हम रूट 1 है ना, रूट 1 लिए, रूट 2, रूट 3 ये सब ले रहे हैं, तो हम लोगों को न जीरो भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जीरो भी संख्या रेखा पर होता है, न 1.2 प्राप्त होगा, है ना, न 1.5। ये सब हम लोगों को किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकाल के ना हम लोग जीरो नहीं प्राप्त कर सकते, है ना ही ऋण 1 प्राप्त कर सकते हैं, ना ऋण 2, मतलब सभी ऋणात्मक संख्या हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकाल के ना। तो हम लोग इसको लिख देते हैं असत्य है। ठीक है, मिटा देते हैं, असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है तीसरा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आती हैं ना, अरे वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो अपरिमेय संख्या, ये सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे हम लोग अपरिमेय संख्या के अलावा कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया ना, तो 1 2 3 वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा, या फिर ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी, चाहे 1/2 भी हो गया वास्तविक संख्या में आएगा, परंतु अपरिमेय संख्या में नहीं आएगा ना। चलिए लिख देते हैं इसको, असत्य है क्योंकि 1/2 ना वास्तविक संख्या में होगा, परंतु अपरिमेय में नहीं, अपरिमेय संख्या में नहीं। चलिए आइए दूसरा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमको कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का
के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है ना। तो हम पहले जान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ना। पहले देख रहे हैं सबका धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकाल के कि कोई परिमेय तो नहीं आ रहा है। तो देखिए, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? पूर्णांक में क्या क्या संख्या आते हैं? 0, 1, 2, 3, ये सब लेकर प्लस अनंत तक ये सब संख्याएं होंगी, और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये सारी ऋणात्मक संख्या होंगी। यही पूर्णांक में आता है। तो हम लोगों को बोला है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक माने यही 1 से लेकर अनंत तक ना। तो लेकिन हम देख रहे हैं, चलिए, जब 1 का हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 ही आ जा रहा है, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है ना। इसी तरह √2 का तो ये तो रहेगा, परिमेय ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का भी परिमेय रहेगा। लेकिन जब हम √4 के बारे में आ जाएंगे ना, जैसे 4 का हम निकालेंगे वर्गमूल, तो ये हमको कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा, जो कि क्या है? ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय हो गया। ठीक है। जिन जिन संख्याओं का वर्ग, वो किसी संख्या का अगर वर्ग रहेंगी तो उन सब का क्या होगा? जैसे करणी में जैसे 9 का वर्गमूल कितना? ये 3 आ जाएगा, ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख देंगे। नहीं नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। चलिए, आप लोग का हो गया प्रश्न। चलिए, अब हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 3 ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दिखाई गई संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। तो इसके लिए तो हम लोगों को पहले पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए ना। तो आइए जान लेते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो एक तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये BC बना लिया हमने। समकोण त्रिभुज माने, समकोण माने 90 अंश का एक ठो कोण रहेगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में ना 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए इसको हम लिख कर दिखा देते हैं आपको। 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग, 90 अंश के सामने कौन है? AC का वर्ग, शेष दोनों भुजाओं, शेष कौन? 2 ठो भुजा बचा, AB और कौन? BC। 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, इसमें हम लोग ये ले लेंगे 2 सेंटीमीटर और इसको ले लेंगे 1 सेंटीमीटर ना, तभी हम लोग को √5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग रख देते हैं AC का स्क्वायर। AB बराबर कितना? 2 लिया हमने, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। चलिए AC बराबर कितना? AC का 2 का वर्ग कितना? 4 प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। AC का स्क्वायर मतलब 4 1 5। AC बराबर कितना? √5। यही हम लोग को प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसी को आइए हम लोग संख्या रेखा पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो संख्या रेखा हम बना देंगे। इसको आप लोग बिल्कुल स्केल से करेंगे इसको ना। पहले यहाँ पर 0 ले लेंगे,
फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, इधर प्लस अनंत लिख देते हैं, बहुत संख्याएं रहेंगी। फिर यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 1, ऋण 2, चलिए इधर भी बहुत सारी संख्याएं रहेंगी, है ना। तो सर्वप्रथम आप इधर पहले 2 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर 1 सेंटीमीटर चाँदे की मदद से ऊपर ले लेंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पर ए बिंदु मान लेते हैं, ए बिंदु है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। अब मिला दीजिए, ए सी को मिला दीजिए, ठीक है, ए सी को हमने मिला दिया। अब एक समकोण त्रिभुज हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने लिया है कितना, ए बी की दूरी 2 सेंटीमीटर और बी सी कितना लिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन ए बी, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ठीक है। तो ए बी कितना लिया हमने 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग प्लस बी सी कितना 1 का वर्ग, इसका 4 और 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, ए सी बराबर 5, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 5, तो ए सी बराबर कितना करनी में 5, ठीक है। ए सी बराबर हम लोग को कितना मिल गया करनी में 5, लेकिन हमको दिखाना है संख्या रेखा पे ना। तो संख्या रेखा पर तो फिर यहाँ पर क्या करिए, प्रकार लीजिए, प्रकार यहाँ से केंद्र मानिए, यहाँ पर इतना चाप भरिए और इसको प्रकार की मदद से ऐसे गिरा दीजिए संख्या रेखा पर, ठीक है। तो ये बिंदु जहाँ पर आप लोगों को मिला ना, ए बी सी तो हो गया, ये बिंदु डी मान लेते हैं। तो ए से जो डी की दूरी है ना, ए से डी की दूरी है वही है करणी में 5, तो कितना, चलिए ए डी बराबर लिख देते हैं, ए डी बराबर कितना करणी में 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की संरचना। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दिए गए विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। आइए इसको हम लोग करके देखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम आप एक स्केल ले लीजिए और प्रकार की मदद से, पेंसिल की मदद से पहले 1 सेंटीमीटर की दूरी स्केल की मदद से खींच लीजिए और फिर चाँदे की मदद से 1 सेंटीमीटर का आपको लंब डाल लेना है, इस प्रकार डाल लेंगे। पहले वहाँ पर ऊपर एक बिंदु लगा देंगे 90 अंश के सामने और फिर वहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। लेने के बाद इसको इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, ठीक है। और फिर पुनः चाँदी की मदद से फिर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक बिंदु लीजिए और फिर इसी प्रक्रिया को आपको बार बार करना है।
चलिए जब कर देंगे तो अंत में आपको इस प्रकार का प्राप्त होगा। आइए इसका नामकरण कर लेते हैं। ये बिंदु O था और फिर 1 सेंटीमीटर हमने जो लिया था वो P1 था, P1। फिर 90 अंश का एक हमने लंब लिया था और एक आधार लिया था, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से करणी में 2 प्राप्त होगा। चलिए ये इसको भी नामकरण कर लेते हैं, P1 फिर P2 और फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो फिर आपको करणी में 3 प्राप्त होगा। इसको P3 नाम दे देते हैं और फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो फिर हमको मिला P4 मिला। अब जैसे जैसे हमने लिया था करणी में 4 मिला, फिर मिला 1 सेंटीमीटर लिया था P5 मिला, यहाँ पे करणी में 5, फिर 1 सेंटीमीटर लिया हमने P6 लिया और फिर P6 करणी में 6 हमको मिला, फिर 1 सेंटीमीटर लिया था हमने तो मिला था P7, फिर करणी में 7 मिला हमको, फिर 1 सेंटीमीटर लिया। 90 अंश का कोण बनाते हुए सब कुछ हमने लिया है, पाइथागोरस प्रमेय से ये सब हो रहा है। और फिर करणी में 8 हमें प्राप्त हुआ, फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो P9 प्राप्त हुआ हमें और फिर करणी में 9 प्राप्त हुआ, 1 सेंटीमीटर लिया, फिर P10 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम ले रहे हैं, करणी में 10 प्राप्त हुआ, फिर करणी में 11 प्राप्त हुआ, 1 सेंटीमीटर फिर लिया तो P12 प्राप्त हुआ, करणी में 12, फिर 1 सेंटीमीटर लिया तो फिर P13 13, करणी में 13 प्राप्त हुआ, P14 मिला हमें, करणी में 14 मिला, फिर P15 1 सेंटीमीटर लिया हमने तो हमें P15 प्राप्त हुआ, 1 सेंटीमीटर लिया तो हमको P15 प्राप्त हुआ। फिर 1 सेंटीमीटर लिया तो हमें P16 मिला। इसी प्रकार आप करेंगे तो देख लीजिए आपका यही उत्तर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार एकदम खूबसूरत सा बनेगा। चलिए धन्यवाद।